डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस पार्ट में भारत शासन अधिनियम 1919 पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 20 अगस्त 1917 के आधार पर ब्रिटेन की संसद में एक विधेयक 28 मई 1919 को प्रस्तुत किया गया और संसद से पारित होने के बाद 23 दिसंबर 1919 को सम्राट की स्वीकृति के बाद यह भारत शासन अधिनियम 1919 कहलाया। अब हम इस अधिनियम की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर हम इसकी पहली विशेषता देखें, भारत परिषद में परिवर्तन। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद में परिवर्तन किया। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि भारतीय मामलों को देखने के लिए ब्रिटेन में स्थित मंत्रिमंडल है, उसमें भारतीय मामलों को देखने के लिए एक मंत्री होता था जिसे भारत सचिव कहते थे, और इसकी सहायता के लिए एक परिषद होती थी जिसे भारत परिषद या इंडिया काउंसिल कहा जाता था। जो सचिव है और उसके जो सदस्य हैं, इनको वेतन भारतीय कोष से दिया जाता था। हालांकि इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त नहीं किया गया, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। जैसे अब भारत सचिव व उसके विभाग के समस्त खर्चे ब्रिटिश बजट पर भारित होंगे। यानी पहले जो भारत सचिव है और उसकी जो परिषद है, उसके जो खर्चे हैं वो भारतीय कोष से दिए जाते थे, भारत के कोष से दिए जाते थे। अब इस अधिनियम द्वारा इसे समाप्त तो नहीं किया गया, लेकिन इसमें परिवर्तन किया गया कि अब भारत सचिव और उसके विभाग के जो सारे खर्चे हैं वो ब्रिटिश बजट से ही क्या तय होंगे या उस पर भारित होंगे। और ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो भारत के राष्ट्रवादी थे वो निरंतर ये मांग कर रहे थे कि जो ये भारत कोष से इसका खर्चा उठाया जा रहा है, इसे बंद किया जाए या इस परिषद है उसको समाप्त किया जाए। ठीक है, अब हम इसकी अगर दूसरी विशेषता देखें, दूसरी विशेषता है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना या व्यवस्था। यानी 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। यानी प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय थे वो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद को दिए गए, और जो हस्तांतरित विषय थे वो व्यवस्थापिका यानी विधानमंडल में निर्वाचित बहुमत से चुने हुए मंत्रियों को दिए गए। यानी प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया, आरक्षित और हस्तांतरित। जो आरक्षित विषय हैं वो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के पास रहेंगे, और हस्तांतरित विषय विधानमंडल में जो निर्वाचित सदस्य हैं, बहुमत है, उससे चुने हुए जो मंत्री हैं उनको दिए गए हैं। ठीक है,
अब इन पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण नहीं है, यानी विधानमंडल का नियंत्रण नहीं है, व्यवस्थापिका का नियंत्रण नहीं, यानी ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जबकि ये मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हैं, प्रति उत्तरदायी व्यवस्थापिका के प्रति क्या है, उत्तरदायी हैं। इनको कौन से विषय दिए गए, जैसे कानून व्यवस्था, वित्त, कृषि, उद्योग, और इनको जो विषय दिए गए उनमें जैसे स्वास्थ्य, सफाई, ये ऐसे विषय दिए गए, स्वच्छता, ठीक है, ये ऐसे विषय हस्तांतरित विषय में रखे गए। और ये क्या है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, यानी गवर्नर प्लस उसकी कार्यकारिणी के सदस्य, गवर्नर प्लस मंत्री, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा कि जो प्रांत है उनमें द्वैध शासन हो गया, यानी विषयों को दो जगह बांट दिया, आरक्षित और हस्तांतरित, ठीक है। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, द्वैध शासन कहते हैं, द्वैध शासन कहते हैं, यानी डायआर्की, ठीक है। यानी इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई तथा आंशिक उत्तरदायित्व, आंशिक उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व की क्या की गई, व्यवस्था की गई, आंशिक उत्तरदायित्व। अब देख सकते हो कि ये क्या व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जबकि ये मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति क्या है, उत्तरदायी। और इन दो विषयों में बांटने की जो व्यवस्था है इसे द्वैध शासन कहते हैं, और जो इनको व्यवस्थापिका के प्रति या विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, यानी आंशिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था और प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के अधिनियम द्वारा की गई, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे की विशेषता। अगर हम इसकी अगली विशेषता देखें, नंबर 3, भारत में पहली बार संघीय यानी केंद्रीय द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रावधान, यानी इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया। यानी अगर हम देखें तो जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है उसके 2 सदन बनाए गए, यानी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया। जो निम्न सदन है उसे विधानसभा कहा गया, और जो उच्च सदन है उसे राज्य परिषद कहा गया, ठीक है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया और इनका सदस्यों का 5 वर्ष रखा गया, ठीक है, कार्यकाल। ये निम्न सदन है, ये उच्च सदन है, यानी द्विसदनीय व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया। और इसमें जो 145 सदस्य होंगे और इसमें 60 सदस्य होंगे, ठीक है। और इन 145 सदस्यों में से 104 सदस्य निर्वाचित होंगे और 41 सदस्य मनोनीत होंगे, ठीक है। और राज्य परिषद है उसके अंदर 34 सदस्य निर्वाचित और 26 सदस्य मनोनीत होंगे, ठीक है। यानी
केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया। एक को विधानसभा, दूसरे को राज्य परिषद कहा गया। इसका कार्यकाल 3 वर्ष, इसका 5 वर्ष। विधानसभा में 145 सदस्य होंगे कुल, जिनमें से 104 सदस्य निर्वाचित होंगे, 41 सदस्य मनोनीत होंगे। जबकि राज्य परिषद में 60 सदस्य होंगे, 34 सदस्य निर्वाचित होंगे और 26 सदस्य मनोनीत होंगे। अब जो निर्वाचित होने वाले सदस्य हैं उनको देखेंगे। 52 सामान्य सदस्य, 30 मुस्लिम सदस्य, 1 सिख सदस्य और 20 विशेष सदस्य। यानी इन 104 निर्वाचित सदस्यों में 52 सामान्य सदस्य, 30 मुस्लिम सदस्य, 1 सिख सदस्य और 20 विशेष सदस्य। और अगर इन 34 में हम देखें तो 20 सामान्य सदस्य, 10 मुस्लिम सदस्य, 3 यूरोपीय सदस्य और 1 सिख सदस्य। यानी जो ये 104 निर्वाचित सदस्य हैं, इनमें से अगर हम इन्हें देखें तो ये तो हो गए सांप्रदायिक क्षेत्रों से, क्योंकि आपको पता है 1909 के अधिनियम से ही सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी, जिसे अब बढ़ावा भी दिया गया है। तो 52 सामान्य सदस्य, 30 मुस्लिम सदस्य, 1 सिख सदस्य और विशेष 20 सदस्य। और इन विशेष के अंदर अगर हम बात करें तो 7 जमींदारों से और 9 यूरोपियन और 4 व्यापारिक मंडलों या व्यापार मंडलों। ठीक है। और इन 34 सदस्यों में अगर हम देखें तो 20 सामान्य सदस्य, 10 मुस्लिम सदस्य, 3 यूरोपियन और 1 सिख सदस्य। इस प्रकार ये अपने केंद्रीय व्यवस्थापिका है, उसमें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका और उसके निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया। और ये बात आपको समझ में आ भी गई होगी। अब हम आगे देखते हैं इसके अंदर। अगर हम इसमें देखें तो इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका के अधिकारों में वृद्धि की गई। यानी सदस्यों को सदन के अंदर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। यानी सदस्य सदन के अंदर अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव पास करने का अधिकार दिया गया। यानी इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका के अधिकारों में वृद्धि की गई। सदस्यों को सदन के अंदर अपने विचारों को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव पास करने का अधिकार भी दिया गया। तथा वायसराय को ये अधिकार दिया कि वह
केंद्रीय व्यवस्थापिका के किसी भी सदन को सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है। यानी वायसराय को यह अधिकार दिया कि वो केंद्रीय व्यवस्थापिका के किसी भी सदन को उसके कार्यकाल से पहले भंग कर सकता है। ये प्रावधान भी भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत किए गए। अब हम देखते हैं अगली विशेषता। अगली विशेषता देखें नंबर 4, निर्वाचन तथा मताधिकार से संबंधित प्रावधान। इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को आरंभ किया गया। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को आरंभ किया गया। यानी भारत की 10% जनता को मताधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। आपको पता है 1909 के अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का और मताधिकार का अधिकार दिया गया। इसमें सांप्रदायिकता का और विस्तार किया गया। यानी मुसलमानों के लिए यह व्यवस्था बनी रही तथा सिखों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों और भारतीय ईसाइयों के लिए इसका विस्तार किया गया। यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का इसमें क्या विस्तार किया गया। मुसलमानों के लिए तो ये बनी रही जो 1909 में व्यवस्था कर दी गई थी। इसके अलावा सिखों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों और भारतीय ईसाइयों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन मताधिकार प्रणाली का क्या है विस्तार किया गया। ये प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया जो निर्वाचन और मताधिकार से संबंधित है। ठीक है। इसमें भारत की जनता है 10% जनता को मताधिकार प्राप्त हो गया और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार इस अधिनियम द्वारा किया गया। अब हम आगे देखते हैं 5वीं विशेषता इस अधिनियम की, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा। इस अधिनियम द्वारा विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। यानी केंद्रीकरण की नीति को समाप्त किया गया जो लॉर्ड कर्जन के समय अपनी चरम सीमा पर थी। यानी केंद्रीकरण की नीति को समाप्त करके विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। यानी प्रशासन व राजस्व संबंधी कुछ विषय केंद्र सरकार से लेकर प्रांतों को दिए गए। यानी जो बंटवारा है वो केंद्र और राज्य के बीच कर रहे हैं। यानी कुछ प्रशासन और राज संबंधी जो विषय हैं वो केंद्र से लेकर प्रांतों को दे दिए गए। यानी विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। ठीक है। प्रांतों को पहली बार कर लगाने का अधिकार दिया गया।
यानी अब जो विषय प्रांतों को दिए हैं वो उस हिसाब से कर ले सकते हैं, कर लगाने का अधिकार दिया गया, पहली बात। लेकिन ध्यान रखना, भले ही यहाँ विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, कुछ विषय प्रांतों को दे दिए, लेकिन यह संघात्मक व्यवस्था नहीं है, संघात्मक व्यवस्था नहीं है। इसका स्वरूप एकात्मक ही है। क्यों है? क्योंकि केंद्र कभी भी राज्यों के विषयों को, प्रांतों के विषयों को अपने हाथ में ले सकता है। जो प्रांतों के हस्तांतरित विषय हैं उनको वो वापस ले सकता है, अपने हाथ में ले सकता है। यानी ये संघात्मक स्वरूप नहीं है, भले ही विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया है, ये स्वरूप एकात्मक ही है। भले ही कुछ विषय केंद्र के प्रांतों को दे दिए गए हैं, लेकिन प्रांतों से ये विषय कभी भी केंद्र सरकार वापस ले सकती है, यानी स्वरूप एकात्मक ही है। हालांकि केंद्रीकरण की बजाय विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला है इस अधिनियम द्वारा। ठीक है, अब अगली विशेषता देखते हैं हम। केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन। इस अधिनियम द्वारा केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन किया गया, यानी केंद्र को विदेश संबंध, सुरक्षा, आयकर, फौजदारी व दीवानी कानून आदि विषय दिए गए। इनकी संख्या 47 थी। यानी केंद्र सरकार को विदेश संबंध, सुरक्षा, आयकर, फौजदारी व दीवानी कानून आदि ये विषय दिए गए। इन विषयों की संख्या 47 थी। इन पर प्रशासन का अधिकार वायसराय परिषद को था। ठीक है, प्रांतों को स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, जेल, पुलिस आदि विषय दिए गए, जिनकी संख्या 50 थी। यानी प्रांतों को स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, जेल, पुलिस आदि ऐसे विषय दिए गए, इनकी संख्या 50 थी। ठीक है, इस अधिनियम में कोई समवर्ती सूची नहीं थी तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई। ठीक है, यानी आप देख सकते हो केंद्र व प्रांतों के बीच विषयों का बंटवारा कर दिया गया है। ठीक है, इस अधिनियम में कोई समवर्ती सूची नहीं है और अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र को दी गई है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, इसका जो स्वरूप है वो संघात्मक नहीं है बल्कि एकात्मक ही है। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा था केंद्र और प्रांतों के बीच भले ही शक्ति का बंटवारा कर दिया है, विकेंद्रीकरण हो गया है, लेकिन केंद्र कभी भी राज्य के विषयों पर कानून बना सकता है, उन विषयों को वापस ले भी सकता है। यानी इसका स्वरूप संघात्मक नहीं है, एकात्मक ही है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसमें और क्या विशेषता है इस अधिनियम की या क्या प्रावधान है। अगर 7वीं विशेषता देखें तो केंद्र व राज्यों, केंद्र व प्रांतों के मध्य वित्तीय
विभाजन। इस अधिनियम द्वारा केंद्र व प्रांतों के मध्य वित्तीय विभाजन किया गया। यानी हमने पहले भी देखा कि प्रांतों को कर लगाने का अधिकार दिया गया इस अधिनियम द्वारा। तो जो केंद्र है उसकी आय के जो स्रोत हैं वो हैं आयकर, सीमा शुल्क, आयात निर्यात कर। यानी जहां से केंद्र को इनकम हो सकती है वो है आयकर, सीमा शुल्क, आयात निर्यात कर, अफीम से होने वाली आय, रेलवे, टेलीफोन, डाक तार आदि। और जो राज्यों को विषय दिए गए उनसे संबंधित उन्हें भी कर लगाने का अधिकार है। तो जो प्रांत हैं, प्रांतों की आय के स्रोत, तो प्रांतों की आय के स्रोत देखें तो सिंचाई, कृषि, पंजीकरण, जंगलात आदि। ठीक है, यानी केंद्र और प्रांतों के मध्य वित्तीय विभाजन किया गया है। केंद्र की आय के स्रोत आयकर, सीमा शुल्क, आयात निर्यात कर, अफीम से होने वाली आय, रेलवे, टेलीफोन, डाक तार। प्रांतों की आय के स्रोत जो उनके विषय दिए गए हैं उनके अनुसार उन्हें कर लगाने का अधिकार भी है। तो उनके आय के जो स्रोत हैं सिंचाई है, कृषि है, पंजीकरण है, जंगलात है, खाने हैं, ये आदि इनकी आय के स्रोत हैं। ठीक है, अब अगर हम इसकी अगली विशेषता देखें, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में परिवर्तन। इस अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में फिर परिवर्तन किया गया। इस परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। यानी अब इस परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या है वो 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। अब 10 वर्ष का अनुभव रखने वाला भारत के उच्च न्यायालय का वकील इस परिषद का सदस्य बन सकता है, ये प्रावधान भी किया गया। यानी वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें भारतीयों की जो संख्या है वो 1 सदस्य बढ़ाकर 3 कर दी गई है। अब उस भारतीय सदस्य को भी इस परिषद का हिस्सा बनाया जा सकता है या सदस्य बन सकता है जो भारत के उच्च न्यायालय में 10 वर्ष वकील रहने का अनुभव रखता हो। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं आगे की विशेषता क्या है। इस अधिनियम को हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। हम इसकी 9वीं विशेषता देखें तो प्रांतीय विधानमंडलों में निर्वाचित सदस्यों के बहुमत को तय किया गया। यानी हमने देखा पहले के जो अधिनियम है उनमें सरकारी सदस्यों का ही बहुमत रहता था, तो प्रांतीय विधानमंडलों में निर्वाचित सदस्यों के बहुमत को तय किया गया, ये प्रावधान किया गया। यानी व्यवस्था यह कर दी गई कि प्रांतीय विधानमंडलों में 70% सदस्य निर्वाचित होंगे, 20% से अधिक सदस्य सरकारी सदस्य नहीं होंगे। यानी सरकारी सदस्य 20% से अधिक नहीं होंगे, 70% सदस्य निर्वाचित होंगे तथा 10% सदस्य गैर सरकारी होंगे। यानी इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधानमंडलों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया। 70% सदस्य निर्वाचित सदस्य होंगे,
तथा सरकारी सदस्य 20% से अधिक नहीं होंगे तथा 10% सदस्य गैर सरकारी होंगे। ये प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया। अब हम देखते हैं अगला प्रावधान या विशेषता इस अधिनियम की क्या थी। विशेषता नंबर 10, केंद्र में अनुउत्तरदायी तथा निरंकुश शासन, यानी इस अधिनियम द्वारा केंद्र में अनुउत्तरदायी तथा निरंकुश शासन जारी रहा। जैसा कि प्रांतों में तो जो मंत्री थे वो विधानमंडल या व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते थे, लेकिन केंद्र में अनुउत्तरदायी शासन रहा क्योंकि केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य ना तो विधानमंडल के सदस्य होते थे ना ही वे इसके प्रति उत्तरदायी होते थे। यानी केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे और ना ही वे उसके सदस्य होते थे, बल्कि पहले की तरह ही वे भारत सचिव तथा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। यानी इस अधिनियम द्वारा भी केंद्र में अनुत्तरदायी शासन जारी रहा क्योंकि केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य ना तो विधानमंडल के सदस्य होते थे ना वे उसके प्रति उत्तरदायी होते थे, बल्कि पहले की तरह ही वे ब्रिटिश संसद और भारत सचिव के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। अब हम देखते हैं अगली विशेषता। विशेषता नंबर 11, हाई कमिश्नर पद की स्थापना। इस अधिनियम द्वारा हाई कमिश्नर पद की स्थापना की व्यवस्था की गई क्योंकि भारत सचिव के राजनीतिक तथा व्यावसायिक कार्यों को अलग करने के लिए लंदन में एक हाई कमिश्नर पद की रचना की गई। भारत सचिव के व्यावसायिक कार्य हाई कमिश्नर को दिए गए तथा हाई कमिश्नर को वेतन भारतीय कोष से देना तय हुआ। यानी इस अधिनियम द्वारा लंदन में एक हाई कमिश्नर पद की स्थापना की गई, व्यवस्था की गई क्योंकि भारत सचिव के राजनीतिक व व्यावसायिक कार्यों को अलग करना था। भारत सचिव के व्यावसायिक कार्य हाई कमिश्नर को दिए गए तथा हाई कमिश्नर को वेतन भारत के कोष से देना तय हुआ। ठीक, अब हम देखते हैं अगली विशेषता। विशेषता 12, नरेश मंडल की स्थापना। इस अधिनियम द्वारा नरेश मंडल की स्थापना का सुझाव दिया गया। अतः
9 फरवरी 1921 को दिल्ली में नरेश मंडल की स्थापना की गई। यानी इस अधिनियम द्वारा एक नरेश मंडल की स्थापना का सुझाव दिया गया और उसके आधार पर 9 फरवरी 1921 को दिल्ली में नरेश मंडल की स्थापना की गई। इसमें कुल 121 सदस्य रखे गए, जिनमें 109 सदस्य बड़ी रियासतों के प्रतिनिधि तथा 12 प्रतिनिधि छोटी रियासतों से। तथा इस मंडल का अध्यक्ष या मुखिया प्रधान वायसराय को बनाया गया। और ये मंडल एक सलाहकारी संस्था थी। यानी इस अधिनियम द्वारा नरेश मंडल की स्थापना का सुझाव दिया गया। 9 फरवरी 1921 को नरेश मंडल की स्थापना दिल्ली में की गई। इसमें 121 सदस्य रखे गए, 9 सदस्य तो बड़ी रियासतों से और 12 प्रतिनिधि छोटी रियासतों से। इसका जो मुखिया है, प्रधान है, वो वायसराय को बनाया गया और ये एक सलाहकारी संस्था थी। अब देखते हैं अगली विशेषता। अगली विशेषता देखते हैं, विशेषता नंबर 13, लोक सेवा आयोग। की स्थापना। इस अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि सार्वजनिक सेवाओं की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। यानी इस अधिनियम द्वारा एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा गया। यानी सार्वजनिक सेवाओं की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की आगे स्थापना भी की गई। यानी लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा गया इस अधिनियम में। और अगर इसकी अगली विशेषता देखें तो महालेखा परीक्षक की व्यवस्था। यानी केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के हिसाब किताब या हिसाब की जांच के लिए एक स्वतंत्र महालेखा परीक्षक की व्यवस्था की गई। यानी इस अधिनियम द्वारा केंद्र और प्रांतीय सरकारों के हिसाब की जांच के लिए एक स्वतंत्र महालेखा परीक्षक की व्यवस्था की गई, जिसका कार्य केंद्र और प्रांतीय सरकारों के हिसाब की जांच करना है। इसकी नियुक्ति भारत सचिव द्वारा की जाएगी तथा यह अपनी रिपोर्ट भारत सचिव को ही प्रस्तुत करेगा या करता था, ये प्रावधान किया गया। ठीक है। यानी इस अधिनियम द्वारा एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा महालेखा परीक्षक की व्यवस्था की गई। यानी केंद्र और प्रांतीय सरकारों के हिसाब की जांच करने के लिए एक स्वतंत्र महालेखा परीक्षक की व्यवस्था की गई, जिसकी नियुक्ति भारत सचिव द्वारा की जाएगी
तथा महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट भारत सचिव को ही प्रस्तुत करता था। ये प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया। और हम अब इसकी अंतिम विशेषता देखते हैं। विशेषता नंबर 15, कानूनी आयोग। यानी इस अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया कि इस अधिनियम के सुधारों से संबंधित जांच करने के लिए 10 वर्ष बाद एक कानूनी आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। यानी इस अधिनियम में एक कानूनी आयोग की स्थापना का भी प्रावधान रखा गया कि इस अधिनियम के सुधारों की जांच करने के लिए 10 वर्ष बाद एक कानूनी आयोग बनाया जाएगा। और इस व्यवस्था के अंतर्गत ही 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी। हालांकि ये 2 साल पहले हो गई थी 1927 में। यानी इस अधिनियम में ये व्यवस्था की गई है कि इस अधिनियम के सुधारों की जांच के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग बनाया जाएगा। ठीक है। और इस व्यवस्था के अनुसार ही 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी। आज हमने 1919 के अधिनियम पर विस्तार से चर्चा की है। ठीक है। और ये लिखित अधिनियम था और एक कठोर अधिनियम था, क्योंकि इस अधिनियम में जो प्रावधान किए गए थे उनमें थोड़े बहुत विषय ऐसे थे जिनमें भारत के जो विधानमंडल है परिवर्तन कर सकते थे, बाकी नहीं। बाकी में परिवर्तन का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश संसद को ही था। यानी हम देखें तो ये कठोर अधिनियम था जिसमें भारतीय व्यवस्थापिकाओं को, चाहे वो केंद्रीय हो चाहे प्रांतीय हो, परिवर्तन का अधिकार नहीं था। यानी अभी भी ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बनी रही। यानी कानून निर्माण में ब्रिटिश संसद ही सर्वोच्च है। ठीक है। और ये अधिनियम मैंने विस्तार से बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले पार्ट में हम 1935 के अधिनियम के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद।